मैं स्क्रीन शेयर का काम कर देता हूँ सर। यस, ओके सर, स्क्रीन शेयर है, आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ाएं। तो सुरेश घमरे जी आए सर, और आप अपना वक्तव्य रखें सर। जी, थैंक यू नरसिंह जी। ओके सर, वेलकम। जय भीम ओके, सहकारियों। जय भीम। हमारे सहयोगी ट्रेनर उन्होंने जिक्र किया कि आज हम कोऑपरेशन वैल्यूज, सहयोग के मूल्य, ये मेरा प्रतिपादन दो भागों में रहेगा। एक तो सहयोग के मूल्य और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। जैसे हमारे साथी ने बताया, ये बहुत नाजुक सब्जेक्ट है, विषय है। हमारे सभी विषय महत्वपूर्ण है। इसमें जो एक कोऑपरेशन की कड़ी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि कोऑपरेशन की वजह से होने से मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है, और नहीं होने से घाटा और नुकसान भी हो रहा है। तो इसके चलते हुए हमें, अगर हमारा पंचसूत्री कार्यक्रम है, सिलेबस है, जो लर्निंग कल्चर ऑफ कास्ट, लर्निंग एजुकेशन मूवमेंट, लर्निंग थिंकिंग स्किल्स एंड बेटर सिटीजनशिप, लर्निंग कोऑपरेशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, पांचवा, इसमें ये जो कड़ी है, यहाँ हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। सभी लोग, आप सभी ट्रेनर हैं, तो इस कोऑपरेशन पे इस देश में बहुत कम समय दिया गया, बहुत कम महत्व दिया गया। ऐसा हम लोग थिंकिंग के बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद के लिए नहीं सोचते हैं तो दूसरा कोई आपके लिए सोचेगा। अब क्या इतना बड़ा नाजुक सभी कड़ियों को बुनने वाला विषय हमारे दुश्मनों ने इसको एकदम नलिफाई कर दिया, इसकी हवा निकाल दी और इसको टर्निंग किया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट। जो खेती में कोऑपरेटिव सोसाइटी मूवमेंट है, जो शक्कर के शुगर फैक्ट्रीज है उसमें कोऑपरेटिव है, जहां हम रह रहे, निवास कर रहे हैं, उसकी संस्था बना के झाड़ लोग साफ सफाई करने वाले, ये इन्होंने इसको बना दिया। मगर इसको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने जो 1995 से जो बढ़ावा दिया है, उत्थान किया है, ये तो बहुत बड़ी चीज मालूम पड़ती है, सुनाई देती है। हम अपने पेट पालने में, नौकरियों में लगे रहे, मगर हमारे जो गाइड है, हमारी जो बहुजन की मूवमेंट है, जो इंटीग्रेशन की मूवमेंट है, उनके विचारधारा में उन्होंने यह हर बार अपनाया है। यह अगर हम एनालाइज करें तो हमें पता चलता है। कोऑपरेशन उन्होंने अपने डेली लाइफ में, अपने प्रचार प्रसार में और समाज के उत्थान के लिए बहुत अच्छी तरह से समझा, जाना, और वो जिए, दे लिव्ड इट। उन्होंने कोऑपरेशन को
जिया है। आप बुद्धा का पीरियड देखेंगे, उसके बाद महान अशोका का पीरियड देखेंगे, बृहद्रथ, हमारे उसके बाद में विचारवंत संत रविदास, 150 के ऊपर संत रहे, उनको देखेंगे, फुले शाहू आंबेडकर, इनकी विचारधारा, इनका काम, महानायक कांशीराम जी, यहां तक ये थोड़ा सीमित रह गया। इसको हमारे बहुजन समाज ने ज्यादा इसके ऊपर गौर न करने से, ध्यान न देने से, रिवाइव न करने से हमें बहुत बड़ी क्षति मिल गई, बहुत बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। अब एमके एसओटी ने जो ये पहल की है, जो प्रयत्न कर रहे हैं हम, इसके माध्यम से हम सभी साथी, सोचने विचार करने वाले, इनको इसका महत्व मालूम हो गया है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि ये फुले शाहू आंबेडकर और महानायक कांशीराम जी की विचारधारा की रक्षा, ये नावीन्यपूर्ण सक्षमीकरण और रिजुविनेट करना तथा यौवनीकरण, यह सिर्फ पॉसिबल है, शक्य है, यह कोऑपरेशन की वजह से। आज कोऑपरेशन के वजह से ही हम देख रहे हैं एमके एसओटी ने थोड़े समय में हमारे अलग अलग जातियों में से जो हमारे सहकारी इकट्ठा हुए हैं, शामिल हुए हैं, हम साथ में काम कर रहे हैं, साथ में सोच रहे हैं, पहल कर रहे हैं, कुछ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इसका पूरा श्रेय, इसका पूरी बात कोऑपरेशन में जाती है और हम स्टेप वाइज, स्टेज वाइज एजुकेशन, एनालिसिस ऑफ कास्ट, अगर कास्ट को नष्ट करना है, मिटाना है, तो कोऑपरेशन तो बहुत जरूरी है। महानायक कांशीराम जी ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो, यह जो नारा लगाया था, इसमें पूरा पूरा कोऑपरेशन है और मन की मुक्ति भी है। हम पहले तो ये बात दिल से निकाले थे और निकाल रहे हैं कि हम अलग अलग जातियों के मेंबर हैं। हमें कैटेगरी में 6000 जातियों को बांट दिया, जैसा कि 340, 341 और 342 धारा जो राज्य घटना की है, और महानायक कांशीराम जी ने इसको बहुजन समाज में परावर्तित किया। इस बहुजन समाज को प्रभावित करके परावर्तित करने में उनका योगदान रहा और वही योगदान आगे बढ़े रहता, बनाए रहता, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आज की परिस्थिति में हो जाता और ना हम पीटते ना लूटते। तो साथियों, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोऑपरेशन से यह जो हमने सीखा है, सोचा है, जाना है, यह जलगांव में चर्मकार परिषद के समय में हमारे धीमंत अंबेडकर साहब ने एक प्रतिपादन किया था, जो हमारे लिटरेचर में है, उसका भी मैं सहारा ले रहा हूं।
इसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि कोऑपरेशन इज द मिडल वे ऑफ सक्सेस, मध्यम मार्ग है। भगवान गौतम बुद्धा ने भी मध्यम मार्ग के बारे में कहा है। कोऑपरेशन इमीडिएट, अगर कोई सॉल्यूशन है किसी भी सामाजिक रोग के लिए तो वह कोऑपरेशन है। तो कोऑपरेशन इज द मिडल वे ऑफ सक्सेस। कोऑपरेटिव बिहेवियर अमंग इंडिविजुअल्स एज वेल एज इन ग्रुप्स। हमारा स्वभाव कोऑपरेटिव होना चाहिए। दूसरों के डर से हमें परे रहकर हमारे समदुखी, सम सताए हुए लोगों के साथ कोऑपरेटिव वे से रहना चाहिए। और कोऑपरेटिव इंक्वायरी इनटू प्रॉब्लम्स, हमारी समस्या क्या है। जैसे मैंने एक बार कहा था, हमारी समस्या यह है कि हमें हमारी समस्या मालूम नहीं है, तो ये इसको पूरा लागू पड़ता है। इंक्वायरी होना चाहिए, हमने सोच विचार करना चाहिए, आदान प्रदान विचारों का करना चाहिए, आइडिया और एक्सपीरियंस का आदान प्रदान करना चाहिए, आपस में सुख दुख बांटना चाहिए। तब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी समस्या क्या है। तथा कोऑपरेटिव डिसीजन फॉर बेटरमेंट, अच्छे काम के लिए हमारा डिसीजन हो, हमारा हर एक चीज, हमारी हर एक बात, डिसीजन, निर्णय जो है हमारे अच्छे के लिए हो। और कोऑपरेटिव परफॉर्मेंस एसोसिएटेड लाइफ के लिए शुभदायी हो, महत्वपूर्ण हो, वही हमें देखना चाहिए। और कोऑपरेटिव वैल्यूज आर बैकबोन ऑफ प्रोग्रेस, यह सबसे बड़ा आज का भी मेरा विषय है। कोऑपरेटिव वैल्यूज आर बैकबोन ऑफ प्रोग्रेस। कोऑपरेटिव मूल्य जो है, सहकारिता के मूल्य जो है, यह प्रमुख कड़ी है प्रोग्रेस की, उत्थान की। अगर हमें उत्थान करना है तो कोऑपरेशन के बिना हम जी नहीं सकते, हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो साथियों, हम सोचते हैं कि ये कोऑपरेशन के वैल्यूज क्या है। कोऑपरेशन के वैल्यूज जो है, यह इस बारे में हम पहले जो वैल्यू है वो सेल्फ हेल्प है। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प एंड बेस्ट हेल्प इज द सेल्फ हेल्प। यह हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, महानायक साहब ने भी कहा है कि हमें खुद के भरोसे पे रहना है, हमें किसी का सहारा नहीं लेना है, हम बिकाऊ नहीं होने चाहिए। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। उन्होंने बार बार कहा है कि जो सहारा देगा वो इशारा भी करेगा, जो सहारा देगा वह इशारा भी करेगा। तो इस तरह से सेल्फ हेल्प का हमने अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और हमने हमारे लड़ाई के खुद साधन, खुद शस्त्र, विचारों के शस्त्र और अस्त्र, डायनामाइट खुद तैयार करके लड़ना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनका बात हमेशा बिगड़ी रहती है। दूसरे वैल्यू है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब स्वयं की जिम्मेदारी। हमने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना है। हम हमारी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे तो हमारी बात बनी रहेगी, उसमें हमें कोई धोखा नहीं देगा। आइन मौके पे, आइन टाइम पे हमें कोई धोखा नहीं देगा।
तथा तीसरा वैल्यू है डेमोक्रेसी, मतलब लोकशाही। यह लोकशाही का थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये तो है डेमोक्रेसी मतलब, मगर आप सभी जानते हैं कि कोऑपरेशन में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने भी कहा है, या समता स्वतंत्र बंधुता का माहौल होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोऑपरेशन में जब जुड़ जाते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ लोकतंत्र के जरिए काम करना चाहिए, यह इसका मतलब है। तथा चौथा है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समता। समता, सभी जो मेंबर्स रहेंगे, सभी साथी रहेंगे, उनमें इक्वेलिटी, समता से पेश आना है, समता से सभी को हमने देखना है। तथा पांचवा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है न्याय, सम्य, निपक्षपातीपना। इक्विटी मतलब निपक्षपाती, न्याय संगत, तर्क संगत, न्याय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। इक्विटी में और इक्वालिटी में यही फर्क है। तथा सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता। एकजुटता बहुत होनी चाहिए। अगर किसी को थोड़ा सा भी तकलीफ हो, जैसे हमने देखा है हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, मगर हम एकजुटता सिर्फ प्रोटेस्ट करने में लगाते हैं, उस बीमारी को लड़ने के लिए नहीं लगाते हैं। तो हमें सॉलिडेरिटी भी बहुत अहम भूमिका से निभाना चाहिए। तथा जो कोऑपरेटिव मेंबर्स जो एथिकल वैल्यूज पे अवलंबित होते हैं, नैतिक मूल्य जो है, एथिकल वैल्यूज मतलब नैतिक मूल्य, यह चार मूल्य भी बहुत जरूरी है। हम जो काम करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसमें हमें ऑनेस्टी को बरकरार रखना चाहिए, प्रामाणिकता बरकरार रखनी चाहिए। और प्रामाणिकता से, ऑनेस्टी से अगर हम कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हमारी बात बनेगी। नहीं तो कोऑपरेशन तो कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, मगर दूसरी ओर से कुछ अलग ही सोच रहे हैं, या अलग ही हमारा काम है, हमारी एक्शन है, तो यह बात हमारी बनने वाली नहीं, ये आधी अधूरी रह जाएगी। इसलिए ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी बहुत जरूरी है और एसेंशियल है। बी है ओपननेस। ओपननेस मतलब खुलापन, ओपन होना चाहिए। हम जब एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, सुख दुख बांट लेते हैं, तो खुले मन से, खुलापन से, ओपननेस में हमने यह बात को रखनी चाहिए। जैसे कि पहले बुद्धा ने भी कहा कि दुख है, दुख का कारण है और उसका निराकरण भी हो सकता है। तथा इसके बाद में महान अशोका ने भी ओपननेस की बहुत बड़ी बात को जिए। जैसे कि शिलालेखों में उनके ऑफिसर के लिए, जनता के लिए उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या तत्व है, क्या क्या कैसे रहना चाहिए, उनकी साम्राज्य की पॉलिसी क्या है, वो ओपननेस में सबको दिखने जैसी, सभी जनता कोई भी पढ़ सकता है, इस तरह से उन्होंने उसको डिस्प्ले किया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तथा उसके बाद में बृहदरथ ने भी इसका फॉलोअप किया, इसको आगे बढ़ावा दिया और सभी लोगों को एक ऐसा
मार्ग दिखाया, पंचशील तत्व दिए, जो सभी लोग पालकर, सोचकर, थिंकिंग करके इस राज्य में सुखी और समृद्ध रहते थे। तो ओपननेस ये बहुत बड़ी चीज है। आप देख सकते हैं कि पितामह महात्मा फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब और महानायक कांशीराम जी, इन्होंने ओपननेस को कायम रखा, ओपननेस को ही बढ़ावा दिया। होठों में एक और दूसरी बाजू में एक कभी उन्होंने अपनाया नहीं। जो उनको करना था वही कहे, अपने साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वही ओपननेस में बांटा। और उनकी रोक क्या है, उनकी दिशा क्या है, उनको क्या कहना है, क्या करना है, इसमें ओपननेस रखा। तथा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक वैल्यू है। सामाजिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी यह एक बहुत बड़ी वैल्यू है, प्रिंसिपल है। आप लोग सभी जानते हैं, जब पूना करार हुआ था 1932 में, तब बाबा साहब के ऊपर बहुत प्रेशर आया था कि ये गांधी तो उपवास नहीं छोड़ रहे, ये इसमें मर भी जाते हैं, तो उसका पाप या उसका जो उनके लोग पाप कहते थे, हम लोग ये कहेंगे कि जिम्मेदारी बाबा साहब के ऊपर आएगी। तब बाबा साहब ने ये सोचा कि ये जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने बताया कि किसी भी हालत में मैं इसमें निगोशिएट नहीं करूंगा। मगर जब बाबा साहब ने सोचा कि मेरे समाज जो है, गांवों में, गलियारों में, माइनॉरिटी में, छोटे छोटे सेटलमेंट में बांट दिया है, तो अगर इसका कुछ हो जाएगा तो मेरे समाज को खतरा होगा। जो बहुजन समाज है, जो मिसगाइडेड है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, वह उनके ऊपर हमला करके इसको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब बाबा साहब ने पार्शली इसको आगे लिया, पीछे लिया। वो तो आज का विषय नहीं, मगर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी बाबा साहब ने कैसे निभाई, और इसका जो खामियाजा 1948 में जब उनका मर्डर हुआ, तो सभी समाज ने एक पर्टिकुलर समाज के ऊपर हमला किया और उनको तहस-नहस किया। गांव से भगाकर शहरों में आ गए, शहरों में आकर भी बस गए और उठ गए और प्रगति करते रहे। मगर बाबा साहब ने एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत जो निर्णय लिया वह सही था, यह आज हम कह सकते हैं। तथा दूसरी वैल्यू है केयरिंग फॉर ईच अदर। एक दूसरे के प्रति हमने सामाजिक रूप से एक दूसरे के बारे में केयर करना है, सोचना है, और इसके तहत में आगे आगे चलते हुए हमने यह जिम्मेदारी उठानी बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने भी वही किया। बाबा साहब ने जो सोचा, समाज के लिए सोचा, लोगों के लिए सोचा। तो हमने लास्ट टाइम भी देखा कि महात्मा फुले जी को जब प्रायोरिटी के लिए सोचना पड़ा, तो उन्होंने पहले शिक्षा को महत्व दिया, इस समाज को शिक्षा देने के लिए सोचा। जब हमारे छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज को भी जब बात आ गई कि यह शेड्यूल ट्राइब के समाज को 50% के ऊपर रिजर्वेशन देना है, तब उन्होंने किसी चीज की फिक्र न करते हुए केयरिंग किया। ये समाज को उठाना है
तो उसको रिजर्वेशन देना ही है। उन्होंने प्रायोरिटी उसके लिए दी। बाबा साहब ने भी देखा, और जब उनकी पर्सनल लाइफ में उनका कुटुंब, उनकी फैमिली को क्षति पहुंच रही थी, लोग खुद रोड पे काम करके गुजारा कर रहे थे, बसर कर रहे थे, चाली में रह रहे थे, फिर भी बाबा साहब ने प्रायोरिटी दी कि अगर ये अंग्रेजों का तरफ से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें अगर मैं अब हिस्सा नहीं लूंगा तो इसका खामियाजा लंबे समय तक मेरे समाज को भुगतना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने केयरिंग किया, फॉर ईच अदर, सिखाया कि आप सभी लोग एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखकर यह काम को पूरा कर सकते हैं। तो यह जो मूवमेंट है, ये जो कोऑपरेटिव वैल्यूज है, वो कोऑपरेटिव वैल्यूज को हम कंसिडर करते हुए, सोचते हुए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में इसको कैसे लाए, कैसे बौद्धिक बंधन मुक्ति करे, बौद्धिक इमेंसिपेशन करे, थिंकिंग करे, और ये सोशल कोऑपरेशन से, कोऑपरेशन ये बहुत अच्छा हथियार है, और इससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को सक्सेस किया जा सकता है। जब कोऑपरेशन होगा तो कम्युनिकेशन पहले होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, और बाद में कोऑपरेशन होगा। तो इससे जो हम सोशल इंडोस्मोसिस की बात कर रहे हैं, जो सोशल इंडोस्मोसिस सक्सेसफुल होगा, और सोशल इंडोस्मोसिस के चलते हुए ये डिकास्ट की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सकता है कोऑपरेशन से, कोऑपरेटिव वैल्यूज से, जो इथिकल वैल्यू है, नैतिक मूल्य है, इससे इसको बढ़ावा मिलकर हम आगे एक जिनसी समाज, होमोजीनियस समाज, जो कास्ट को एनिहिलेट करे, जो एक साथ रहे, एक साथ लड़े, एक ही में रहे, तो हमें उसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। अभी जो कोरोना का पेंडेमिक हो रहा था, इसमें जो बहुजन समाज ही ज्यादा पीटा गया, उसको निरस्त कर दिया, और इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ा हम लोगों को। तो कोऑपरेशन में जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो कोऑपरेटिव मूल्य को हम अगर अंगीकारते हैं, हम सोचते हैं, ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने तो सोचा, मगर यह बात को हमने अभी अभी आजकल 97th अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड कर दिया गया। बहुत जगह से आवाज भी आई कि ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्य घटना में न लाया जाए, मगर फिर भी 97th अमेंडमेंट के बाद, 2012-13 के बाद इसको लागू किया गया, इसको ब्रॉडर व्यू दिया गया, इसको फंडामेंटल राइट में इंक्लूड कर दिया गया, और उस तरह से जो हमारी वैल्यू है, इसको मूलभूत हक में समाविष्ट कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब आप सभी सुलझे हुए साथी ट्रेनर है, तो आप जानते हैं कि मूलभूत हक, फंडामेंटल राइट का महत्व क्या है। तो फंडामेंटल राइट से, मूलभूत हक से, ये जो वैल्यू है, इसको हम अडॉप्ट करके, सोच के, जी कर, इसको प्रैक्टिस में लाकर, इसको प्रैक्टिस में लाना है। अम्बेडकरिज्म इज एक्शन आइडियोलॉजी, हम लोग तो जानते हैं। तो इसको प्रैक्टिस में लाकर हम जो बिखरे हुए लोग हैं, ये कोऑपरेशन से, स्वावलंबीपन से, ऑनेस्टी, ओपननेस और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ हम अगर इसका प्रयोग करते हैं, तो हम कामयाब रहेंगे, बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो यह मूल्य हो गए, अभी भी बहुत से मूल्य हैं, मगर इतने कम समय में
एरिक डीथ वगैरह ये जो इंटरनेशनल लेखक है, उनका तो मैंने इसमें अंतर्भाव नहीं किया है। तो कभी मौका मिलेगा तो हम आगे भी इनका इसमें उहापोह करेंगे, इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से यह वैल्यू जो है, ये इथिकल वैल्यू है, नीति मूल्य की वैल्यू है। इसको हमने बहुत जोर शोर से, प्राथमिकता से अपना कर यह सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को कामयाब करना है। तो यहाँ मैं वैल्यू के बारे में मेरी बात खत्म करता हूँ। और मेरा दूसरा जो पड़ाव है, जो दूसरा लेक्चर का भाग है, यह जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसके तरफ मैं मुड़ता हूँ। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो आप सभी लोग जानते हैं कि ये 1895 में क्रिएट कर दिया गया, और उसका ब्रसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। वहां से जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, वह समता, स्वातंत्र और बंधुता को बहुत जानते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी राज्य घटना, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उनको भी थोड़ा वीक बता रहे हैं। नारसिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है नारसिंह जी? आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, ओके आ सर, रही है। ओके। नहीं, मुझे डाउट हाँ। हुआ, बहुत नहीं साइलेंट नहीं, लग रहा है। आपका नेटवर्क तो थोड़ा स्लो है, लेकिन आवाज आ रही है आपकी, आ रही है। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। तो यह तो सभी हमारे साथी जानते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब तक इंटरनेशनली हमारे ऊपर दबाव नहीं आता है, तब तक हमारी बात नहीं बनती है। इन मनुवादियों ने हमें इतना जकड़ा है, इतना बैकवर्ड कर दिया है, इतना एजुकेशन में, सेल्फ रिलायंस में, स्व संरक्षण से और सोचने विचारने की क्षमता से परे रखा है, दूर रखा है। मगर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की हम क्यों इसको बार बार अपनाते हैं, क्यों सोच रहे हैं? इसका मतलब यही है साहब, साथियों, जब हम पीछे देखते हैं, रिट्रोस्पेक्शन करते हैं, तब हम देखा है यहाँ चातुर्वर्ण्य समाज था। 2500 साल तक हम इस बारे में कुछ नहीं कर सके। मगर जब यहाँ अंग्रेजों का स्पेशली राज आया, इसके पहले फ्रेंच वगैरह पोर्तुगीज का भी राज आया, मगर अंग्रेजों का जो राज था वो बहुत लंबे समय तक रहा। और यहाँ की जो कुरीतियां है, कुचाली है, सती प्रथा वगैरह, बच्चे लोगों की शादी, जो चाइल्ड मैरिज वगैरह है, इसको उन्होंने प्रतिबंध लगाया, जाति प्रथा को प्रतिबंध लगाया। मुझे तो सबसे ज्यादा उनका शासनकाल, कार्यकाल जो प्रोग्रेसिव रहा, वह ज्यादा सुखदायी है। बहुजन समाज के लिए अगर सुखदायी और टर्निंग पॉइंट और कुछ अलग थलग अनुभव का सिलसिला होगा, वह अंग्रेजों का राज है। क्योंकि अंग्रेजों का राज में संस्कृत को पिछाड़ दिया, जो लैंग्वेज थी उसको पछाड़ दिया। उनको कामकाज के लिए उन्होंने अंग्रेजी का इंट्रोड्यूस किया, स्कूल शुरू किए, कॉलेज शुरू किए। उससे इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है, जो दुनिया की लैंग्वेज है, उसका इंट्रोडक्शन किया। उसमें लोग प्रावीण्यता से काम करने लगे, बोलने लगे, रहने लगे। धोती के जगह पे पैंट आया, कोट आया। हमारे गले में मटका था, वो
1818 में पेशवाई खत्म की। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इंटरनेशनल जो लोग थे, समूह था, जो दयावादी थे, बहुत दयावादी थे, इक्वालिटी को मानते थे, इक्विटी को मानते थे, समता, स्वातंत्र्य और बंधुता के ऊपर जो समाज अवलंबित करता था, उन्होंने हम लोगों को मिलिट्री में उनके भर्ती किए और उसी का ही एक खामियाजा हम मनुवादियों को भुगतना पड़ा। हमारे महापुरुष फुले शाहू अंबेडकर साहब, उनका निर्माण अंग्रेजों के कार्यकाल में ही हुआ। तो यह इंटरनेशनल प्रेशर रहने से, इंटरनेशनल बात रहने से यहाँ का मनुवादी सिकुड़ गया। उनके हाथ में कुछ अन्याय के संशोधन करके भी जो चीजें थी अन्याय करने लायक ताकत नहीं रही उनमें, और शासनकर्ता जो था वो न्यायप्रिय था। आप देखते हैं इस देश में न्याय व्यवस्था भी उन्होंने ही शुरू की, अंग्रेजी शुरू की, रेलवे शुरू किया, दड़न वड़न, यहाँ वहां आना जाना, एजुकेशन, यहाँ से सभी लोगों को जो पढ़ लिख सकते हैं उनको लंदन अमेरिका भेजकर ज्ञान प्राप्त किया, साइंस की प्राप्ति की। तो यह इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल राज है, इसके वजह से ही हमें इसका फल मिला। महात्मा फुले जी, राजर्षि शाहू महाराज, ये इनमें से इन्होंने उसका फायदा लिया और सबसे फायदा हमारे बाबा साहब को मिला। उनके पिताजी आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के सेना में काम करते थे, सूबेदार राम जी, उनका नॉलेज मिली और वह नॉलेज से बाबा साहब ने उसका फायदा लिया। सेल्फ हेल्प से, सेल्फ रिलायंस से बाबा साहब ने फॉरेन में गए, अमेरिका गए, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने कोऑपरेशन किया बाबा साहब को, राजर्षि शाहू महाराज ने कोऑपरेशन किया, और वो कोऑपरेशन के वजह से बाबा साहब ने उस मौके का फायदा लेकर वह आगे प्रगति करते रहे। बड़ी बड़ी शिक्षा, समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, सोशियोलॉजी के ऊपर बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, हासिल की, और हमारे जो स्वतंत्र भारत की जो संविधान है, जो रूल है, यह हम कैसे कर सकते हैं, इसका निर्माण किया। और इसी वजह से इंटरनेशनल जो भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस है, यह हमें बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डिकेड था 2010 से 2020 तक, और ये 2020 आखिरी पड़ा हुआ है, आखिरी साल है डिकेड का, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डिकेड का। और इस वजह से इसके परिणाम स्वरूप हमें 97th अमेंडमेंट हमारे संविधान में करके फंडामेंटल राइट को हमने इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से इंटरनेशनल जो दबाव लॉबी रहता है, इसका हमने हमेशा उपयोग करना चाहिए, हमें इसका उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम साधनहीन समाज है, साधनहीन है, वित्त ही विहीन है। तो विद्या जो है उसका उपयोग करके हमने आगे की रणनीति बनानी है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये जो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में कोऑपरेटिव स्पिरिट को, कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देती है। तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए।
और ये जो इनके अंग है, ये इंटरप्राइजेस है, ये खुद हम कंट्रोल करते हैं, जिन्होंने निर्माण किया है वही कंट्रोल करते हैं, रन करते हैं, और डेमोक्रेसी के बेस पे, लोकतांत्रिक न्याय पर, सामाजिक आर्थिक तरह से हम इसका अवलोकन करके बढ़ावा देके हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव के जो ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग जानते हैं, इसका रिपीटेशन मैं कर रहा हूं। यह जो इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया भर में इसको करना है, बनाना है, निर्माण करना है, और जो निर्माण है उसको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, और मजबूती से इसको आगे बढ़ाना है। और इसके कारण रीजनल और नेशनल एक्टिविटीज है उसको बढ़ावा देके हमने इसको इनकरेज करना है, और इसकी जो वैल्यू है, मत है, तत्व प्रणाली है, मूल्य है, यह उसमें सम्मिलित करके इसको बढ़ा देना है। और आपस में जो फायदे वाली बात है कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव के बीच में, इसको हमने ज्यादा बढ़ावा देना है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इकोनॉमिक एसोसिएशन है, जैसे कि हम पहले से ही चमड़े का धंधा करते हैं, तो कोई जूता बनाने वाली फैक्ट्री होगी, तो हम चमड़े बनाने वाले बहुजन समाज के लोग, जो जूता बनाने वाली बहुजन समाज की फैक्ट्री होगी, उसको अगर हम सप्लाई करेंगे और हमारा लेन देन होगा, तो दोनों को फायदा होगा, म्यूचुअली बेनिफिटेड। ये कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा मीनिंग है। और इसमें इकोनॉमी को सामाजिक उत्थान के लिए और इंटरनेशनल पीस की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह से यह इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, यह वर्ल्ड वाइड कोऑपरेटिव मूवमेंट है, म्यूचुअल सेल्फ हेल्प पे है, टू प्रमोट डिफरेंट कोऑपरेटिव वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। यह भी आपने बहुत बार सुना है, पढ़ा है। जो प्रिंसिपल्स मतलब तत्व, और वैल्यूज मतलब मूल्य, इसको प्रमोट करते हैं, निर्माण करते हैं और बढ़ावा देते हैं। तो इसको हमने बार बार अंगीकार करना है, जो बहुत जरूरी है। और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसके रिलेशन और उसके फायदे, यह भी आपस में बांटकर हमने प्रगति करना है। हम तो सत्ता विहीन है, हम तो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, और इससे जेंडर इक्विटी को भी बढ़ावा मिल जाता है। जो हमारे मनुवादियों का जो लिटरेचर है, उसमें आपको ह्यूमन बीइंग है, जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो जेंडर है, उसको इक्वेलिटी नहीं है। मगर हमने देखा है बाबा साहब ने भी उनके लिए क्या क्या प्रयत्न किए। जो हिंदू कोड बिल और संविधान में जो प्रोविजन करके रखा है, ये तो सब आप जानते हैं, उसका मैं वहां नहीं करना चाहूंगा। और उनको जो महान सम्राट अशोका के पीरियड में इन महिलाओं को डिसीजन मेकिंग सिस्टम में इंक्लूड किया जाता था, इनको मुखिया बनाया जाता था। और वही बात है, इसके लिए अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी महिला है। अमेरिका में भी हमारे जो संविधान है उसके बाद में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। इस तरह से बाबा साहब ने महिलाओं को और सभी लोगों को एक साथ सम्मान किया, एक साथ लाया, एक प्लेटफॉर्म पे लाया। तो इस तरह से हम यहाँ से आगे कोऑपरेशन का, कोऑपरेटिव मूवमेंट का
जो विजन और मिशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस विजन और मिशन को साथ में लेते हुए हमने आगे बढ़ना है। और इस तरह से यह कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो आगे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस से आगे बढ़ते रहेगी, और इस तरह से हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, हम कामयाब होंगे, इसकी कामना करते हुए अशोका का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। इस स्लोगन से मैं मेरा प्रतिपादन समाप्त करता हूं। जय भीम। थैंक यू गमरे जी, थैंक यू।